जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 10 से 13 नवंबर जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं उसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों जो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए हैं उसे एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे दोस्तों। तो देखिए पिछले क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ में करमदा गुफा किस जिला में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। तो याद रखें दोस्तों, कबीरधाम जिला में स्थित है। कहाँ कबीरधाम जिला में स्थित है, इसके बारे में डिटेल हमने पुराने क्लास में देखे हैं। आप वहां पर बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। हमारे एफडी क्लास का जो टेलीग्राम लिंक है उसमें जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं, या आप दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये करमदा गुफा कहाँ है, कबीरधाम जिला में स्थित है। इसी तरह प्रदेश में भागरहुट गुफा किस राज्य में स्थित है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बारे में पूरे डिटेल से देखे हैं। इसके बाद देखिए जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 15 नवंबर को हर साल दोस्तों जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और इस बार कब से कब तक, तो 14 से 15 नवंबर तक कार्यक्रम है। कहाँ जनजाति गौरव दिवस पर, तो रायपुर में। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद जैतू साव मठ कहाँ स्थित है, ये महात्मा गांधी से संबंधित स्थल है जैतू साव मठ। याद रखना है ये रायपुर में स्थित है, क्योंकि 1943 में महात्मा गांधी हमारे छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय से संबंधित जैतू साव मठ चर्चा में है। अब देखिए 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कब से कब तक किया गया है दोस्तों, तो याद रखें 8 से 10 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया है। इसी तरह हाल ही में दुनिया के सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने, तो अवनीश सरकार जी बने हैं। इसके बाद दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2025 में दोस्तों IIT दिल्ली एशिया में कितने स्थान पर है, तो याद रखें 44वां स्थान पर है। इसी तरह दोस्तों हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो याद रखें 84वां स्थान है हमारे भारत का। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमारे पुराने क्लास में भी देख सकते हैं। इनके संबंधित पूरा डिटेल से बताया गया, पहला दूसरा कौन है, भारत के स्थान क्या है, भारत से संबंधित क्या है, सही पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप बिल्कुल हमारे पुराने वीडियो जाकर देखिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके संबंध में अधिसूचना जारी किया, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो देखिए दोस्तों इस का अधिसूचना जारी कर दिया गया है, किसके द्वारा किया है, तो याद रखिए अधिसूचना का प्रकाशन दोस्तों आदिम जाति कल्याण विभाग, किसके द्वारा, तो ध्यान देंगे आदिम जनजाति कल्याण विभाग द्वारा, किसके द्वारा, कल्याण विभाग द्वारा इसके संबंध में जारी किया गया है। इसलिए याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है परिषद के प्रमुख सदस्यों के रूप में इसमें घोषणा किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, ये सभी इसमें बताया गया है स्ट्रक्चर। तो दोस्तों स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनके अध्यक्ष कौन होंगे, इनके उपाध्यक्ष कौन होंगे, इनके सदस्य कौन होंगे, ये सभी इसमें क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों इसका अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे, तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री रहेगा वह इनका जनजाति सलाहकार परिषद का क्या रहेगा दोस्तों, अध्यक्ष रहेगा। अभी कौन है वर्तमान में, आपको पता है कि हमारे विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, मतलब इनका अध्यक्ष हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों उपाध्यक्ष है ना, ये तो अध्यक्ष की बात हो गया। अब यहाँ पे याद रखिए उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है उपाध्यक्ष कौन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे अभी वर्तमान में हमारा राम विचार निदाम जी हैं। ठीक, इसे याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ का ये राम विचार निदाम जी अभी इसका क्या है, उपाध्यक्ष होंगे, इसलिए इसे बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अब इनके सचिव में आपको पता है दोस्तों सचिव कौन होंगे, तो सचिव दोस्तों सचिव जो आदिम जनजाति कल्याण विभाग है ना, इनका सचिव होगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, याद रखिए आदिम जाति विकास विभाग का जो प्रमुख सचिव है वही इनका सचिव होगा, इसलिए इसे याद रखिए। और इनके सदस्य की बात करें, इसमें कितने सदस्य होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखिए दोस्तों इसमें कुल
कुल कितने सदस्य? 18। कुल इसमें कितने सदस्य रहेंगे? 18 सदस्य रहेंगे, जिनमें से दोस्तों 13 क्या रहेंगे? 13 इसमें विधायक रहेंगे, ठीक है, उस क्षेत्र के विधायक रहेंगे। ये विधायक 13 रहेंगे, प्लस दोस्तों चार क्या रहेंगे इसमें? 4 दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया है। किसे? सामाजिक कार्यकर्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सदस्य में तो दोस्तों कुल सदस्य कितने रहेंगे? 18। 13 विधायक इसमें रखे जाएंगे और साथ ही 4 सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाएगा और एक अध्यक्ष होगा। कुल मिलाकर कितना हो गया? 18 हो गए, ठीक है दोस्तों, याद रखें। इसमें साथ ही दोस्तों विशेष सदस्य के रूप में वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी को इसमें भी शामिल किया गया है, ठीक है। किसे? विशेष सदस्य के रूप में किसे? केदार कश्यप जी को इसमें शामिल किया गया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, सभी विधायक का नाम लेना उचित नहीं है, इसमें बहुत सारे, जैसे लता सेंडी है, रेणुका सिंह है, शकुंतला सिंह फोर्ते, ये बहुत सारे विधायक इसमें शामिल किया है। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में आपको इतना याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिनिधि इसमें सदस्य रहेंगे दोस्तों, तो कब तक रह सकते हैं? तो याद रखें, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्य तक बने रहेंगे। मतलब ये विधायक है, तो ये विधायक तो जब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा इनका कार्यकाल, तो यह स्वतः इस छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद से सेवा मुक्त हो जाएंगे, ठीक, इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अन्य जो परिषद के उनके मानदेय का जो तारीख से दोस्तों उस 1 साल के अवधि तक का रहेंगे। मतलब ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये 1 साल अवधि के लिए रहेंगे, इसे याद रखें, ये सामाजिक कार्यकर्ता 1 साल अवधि के लिए इसमें रखा गया है, ठीक है, इतना आपको बिल्कुल याद रखना है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते इसके बाद, अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो याद रखें दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस संजय के अग्रवाल। किसे दोस्तों? जस्टिस संजय के अग्रवाल को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखें, पात्र व्यक्तियों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए गठित करने का। इसलिए याद रखें, इनका उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों को, किसको? व्यक्तियों को विधिक सेवा का जानकारी देना, मतलब है ना, याद रखें, विधिक सेवा है जो कानूनी सलाह देना इनका प्रमुख उद्देश्य है, मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक, इतना याद रखें। जो अभी छत्तीसगढ़ का जस्टिस संजय के अग्रवाल दोस्तों सलाह पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसे बिल्कुल याद रखना है, इनका नाम संजय के अग्रवाल को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े इसके बाद, अब देखिए, अतिरिक्त कार्य क्या है इसमें? तो लोक अदालतों का आयोजन करना। आपको पता है कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने लोक अदालत आयोजित किया, क्योंकि दोस्तों ताकि विवादों का समाधान सुलह से किया जा सके, मतलब आपसी भाईचारे से, मतलब दोस्तों एक दूसरे से संपर्क में आकर उनका सुलह कराना, मतलब समझौता कराना, ये लोक अदालत होता है। लोक अदालत भी इसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। याद रखें, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम दोस्तों 1987 के तहत यह गठित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। चलिए आगे बढ़े इसके बाद, देखिए, इनका इमेज देख सकते हैं, ये है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के जस्टिस संजय के अग्रवाल, जो भी हाल ही में नियुक्त किया है, ठीक है, याद रखिए, ये नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। हर साल दीपावली के बाद माँ अंगारमोती माता मेला कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माता अंगारमोती में दोस्तों हर साल दिवाली के बाद वहां पर एक मेला आयोजित किया जाता है। आपको पता है कि नवरात्रि में मेला आयोजित होता ही होता है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों माता अंगारमोती में मेला का आयोजन किया जाता है। जिनमें प्रमुख पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात है कि वहां पर दोस्तों जो निसंतान, ध्यान देंगे, इस मेले में प्रमुख खासियत क्या है कि जो निसंतान है
उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निसंतान व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर जाते हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर भगवान माँ अंगार मोती बैगा के ऊपर, किसके ऊपर, बैगा के ऊपर आते हैं। ठीक है, याद रखें, बैगा के ऊपर आती है माँ अंगार मोती दोस्तों। और इस निसंतान व्यक्ति, जैसे कि आप इमेज में देखेंगे, इस तरह से लेटे होते हैं, सभी लोग इसमें लेटे हुए हैं दोस्तों। जो बैगा है अंगार मोती के, उसके ऊपर माँ अंगार मोती आती है और इसे सभी को इसके ऊपर पैर रखते हुए जो बैगा है यहाँ मंदिर के परिसर की तरफ पूजा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। यही पर इंपॉर्टेंट क्या है कि निसंतान व्यक्ति जो यहाँ पर लेटे हुए, उनके पैर जिस जिस व्यक्ति पर पड़ते हैं दोस्तों, उनमें वह उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये मान्यता है ये इस मेले का, इसलिए यह खास बात है कि इस मेले का बिल्कुल याद रखें, माँ अंगार मोती मेला कब आयोजित होता है, तो यह निसंतान व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और इस तरह से कार्यक्रम होता है। ठीक है, याद रखें, बैगा के ऊपर माँ अंगार मोती है ना, अभी हमने डिस्कस किया अंगार मोती जो माता है इसके ऊपर आते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। ठीक है दोस्तों, बैगा के ऊपर देखिए किस दिन यह आयोजन किया जाता है, दिवाली के बाद है ना, इसमें ध्यान देंगे। इसमें क्या बोला गया है कि दिवाली के बाद। ठीक है, क्या दोस्तों, दिवाली के पहला शुक्रवार, जैसे हमने अभी दिवाली मनाया, दिवाली मनाने के बाद जो पहला शुक्रवार पड़ा, उस दिन दोस्तों यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर साल। तो आपको याद रखना है, इसमें पूछा जा सकता है पहला शुक्रवार को इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और याद रखें दोस्तों, इसमें 52 गांव के देवी देवता इसमें शामिल होते हैं। कितने गांव के, तो 52 गांव के देवी देवता यहाँ शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को नोट रखें। साथ ही दोस्तों इस 52 गांव से संबंध में आपको पता होगा कि गंगरेल बांध का निर्माण कराया गया था दोस्तों। उस समय आपको पता होगा कि गंगरेल बांध का निर्माण कराया गया, उस समय इन 52 गांव को विस्थापित किया गया, मतलब वहां से हटाकर गंगरेल बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण इस गांव को हटाकर दोस्तों बाहर रखा गया, अलग से विस्थापित किया गया। इन्हीं गांव के देवी देवताओं को यहाँ पर लाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को भी याद रखें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1965 के आसपास गंगरेल बांध का निर्माण किया गया, ये भी आपको पता है। ठीक है दोस्तों, और 1974-75 में यहाँ पर अंगार मोती माँ को लाकर विस्थापित किया गया था गंगरेल बांध के तट पर, इसलिए इन 52 गांवों के देवी देवताओं को यहाँ पर लाए जाते हैं। इस जो मेला आयोजित किया जाता है दिवाली के बाद उस त्योहार में, इसलिए बिल्कुल याद रखें, मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पहला शुक्रवार को आपको याद ही रखना है कि माँ अंगार मोती मेला कब होता है, दिवाली के बाद पूछेंगे, तो पहला शुक्रवार को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी किस पर्यटक स्थल को चुना गया है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट एकेडमी दोस्तों किस पर्यटक स्थल को चिन्हांकित किया गया। बस्तर जिला का दोस्तों इसमें 6 पर्यटक स्थल का नाम भेजा गया था, जो एडवेंचर के रूप में विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ का पहला। तो दोस्तों 6 नाम को इसमें भेजा गया था। इसमें मिशनार की पहाड़ी को भेजा गया था, तांबड़ा घुमर को भेजा गया था, तीर्थगढ़ को भेजा गया था और मेदिनी घुमर को। तो दोस्तों इनमें से एक नाम को सिलेक्ट किया गया है, किसको, तो याद रखिए मेदिनी घुमर को दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट एकेडमी के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और ये कहाँ है, मेदिनी घुमर, तो बस्तर जिला में, कहाँ, बस्तर जिला में स्थित है, इसलिए याद रखें बस्तर जिला में स्थित है। साथ ही दोस्तों याद रखें इन 7 नाम को भेजा गया था, जिसके लिए दोस्तों 7.5 करोड़ रुपए के इनके लिए खर्चा किया जाएगा। एडवेंचर एकेडमी के रूप में विकसित करने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की इसमें खर्चा किया जाएगा। साथ ही इसमें 23 एडवेंचर स्पोर्ट लगाए जाएंगे, मतलब दोस्तों 23 एडवेंचर स्पोर्ट यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इसलिए याद रखें प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखें मेदिनी घुमर बस्तर जिला में स्थित है। ठीक है, इतना ही याद रखें इसमें, ये मेदिनी घुमर को बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मेदिनी घुमर बस्तर का है, ये है ना, आप गए होंगे तो बिल्कुल आप इसका नजारा देखेंगे। छत्तीसगढ़ चिप्स का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे बनाया गया है। आप पहले इमेज में देखें,
ये है छत्तीसगढ़ का अभी हाल ही में तो चिप्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसे क्या बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया है। इस व्यक्ति को देखिए, थोड़ा सा बच्चे लग रहे हैं ना। देखिए चिप्स ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे बनाया गया दोस्तों, तो याद रखें श्री कुमार विश्वरंजन जी को। किसे दोस्तों, श्री कुमार विश्वरंजन जी को बनाया गया है। इस नाम को बिल्कुल याद रखें। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए उदय डोंगरी किस जिला में स्थित है। अब उदय डोंगरी दोस्तों किस जिला में स्थित है, तो जाहिर सी बात है डोंगरी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी एक पर्यटक स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ का। इस जंगल का नाम बिल्कुल आपको याद रखना, उदय डोंगरी। कौन सा, उदय डोंगरी आपको याद रखना। और कहाँ है दोस्तों, तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे। ये माकड़ी ब्लॉक में, माकड़ी माफ कीजिएगा, माकड़ी ब्लॉक में, ठीक है, माकड़ी ब्लॉक में स्थित है माकड़ी। और ये कहाँ है, कोंडागांव में स्थित है, ठीक है, कोंडागांव जिला में स्थित है। इसलिए थोड़ा सा याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कोंडागांव दिया नहीं है, लेकिन कोंडागांव का सही हो जाएगा, इसे काट कर हम लोग कोंडागांव लिखते हैं, ठीक है, कोंडागांव इनका सही आंसर हो जाएगा। कोंडागांव जिला में स्थित है। उदयगिरी डोंगरी जो पहाड़ी है दोस्तों, याद रखें शिवरात्रि में यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और साथ ही यहाँ पर एक गुफा है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा याद रखें, महाशिवरात्रि में ना छोटे छोटे पॉइंट इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखें शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर शिव मंदिर है, कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर, ठीक। इस पॉइंट को भी नोट रखें। जहाँ पर गुफा भी स्थित है, गुफा जो खंडित हो गए हैं मतलब नष्ट हो गए हैं, ठीक, याद रखें। इतना पॉइंट आपको नोट रखना है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। कोंडागांव में स्थित है। आपको उदयगिरी की पहाड़ी बिल्कुल याद रखें, या उदयपुर की पहाड़ी भी कहा जाता है। अब देखिए 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिले के मामले में, ये राष्ट्रीयकरण अफेयर है, याद रखना। इसमें 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिले के मामले में भारत, हमारे भारत के संबंध में याद रखना है, दुनिया में कितने स्थान पर है, भारत इसमें कितने स्थान पर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहले याद रखना है, 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिले के मामले में दोस्तों भारत पहली बार इसमें 6ठे स्थान प्राप्त किया है। याद रखना ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखें वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा किसके द्वारा, विश्व बौद्धिक, ठीक है, इसको भी याद रखना है, विश्व बौद्धिक संपदा, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है। और साथ ही हमारा भारत के स्थान, किसका स्थान, भारत का स्थान कितना नंबर है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखें 6वें नंबर पर। कितने नंबर पर है भारत के स्थान, 6वें नंबर पर है, इसे थोड़ा सा याद रखें। 2023 में दोस्तों वैश्विक पेटेंट दाखिले करने में भारत 15% का इसमें वृद्धि किया गया, मतलब दोस्तों लगातार भारत इसमें वृद्धि करने वाला देश भी बन चुका है। 15% वृद्धि के साथ ये दोस्तों 6वें स्थान पर प्राप्त किया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, इसलिए याद रखिए। साल दोस्तों दुनिया भर में कितने लाख इसमें दाखिले किए गए 2023 में, तो याद रखें 35 लाख से अधिक पेटेंट के लिए इसमें दोस्तों आवेदन किया गया था, जिसमें भारत भी इसमें शामिल है। पिछले दशक में दोस्तों हर साल में वृद्धि दर्ज किया गया, हमारे भारत भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 2023 में सबसे ज्यादा पेटेंट दाखिल करने वाला देश का नाम याद रखें, हमारा भारत कितने नंबर पर है, इसमें 6वें नंबर पर है। तो पहले स्थान पर दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे चीन है, पहले नंबर पर इसमें चीन है, सबसे ज्यादा दाखिल किए। दूसरे नंबर पर दोस्तों पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, माफ कीजिएगा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और तीसरा क्या है दोस्तों, तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, लाइन से क्रमशः याद रखेंगे, जापान, कोरिया, इसे भी याद रखें, जापान, कोरिया, जर्मनी और भारत, ठीक है। कौन कौन सा, जापान लिख लेते हैं भाई यहाँ पे, जापान, चौथा कोरिया, ठीक है, चौथा कोरिया हो गया। पांचवा क्या है, तो पांचवा याद रखें दोस्तों, इसमें जर्मनी, ठीक, जर्मनी पांचवा, और छठवा ये हमारा भारत हो जाएगा, ठीक। भारत इसमें 6वें स्थान पर है सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने के मामले में, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। इसका सही आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीत हासिल किया है, तो याद रखिए रेचल गुप्ता।
अब ये रेचल गुप्ता क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहली महिला भारतीय बन गई है जो यह किताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह किताब पहली बार हमारे भारतीय महिला जीती है। कौन है, तो याद रखिए रेचल गुप्ता जी। रेचल गुप्ता के बारे में याद रखिए दोस्तों, ये पंजाब से है। कहाँ, पंजाब, ठीक, ये पंजाब से है। और याद रखिए दोस्तों, ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया मिस जो ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछने आया था, तो बिल्कुल याद रखें बैंकॉक में। कहाँ, बैंकॉक कहाँ है, तो थाईलैंड में है, थाईलैंड में, ठीक। इस पॉइंट को नोट रखें। कब किया गया, तो 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया है दोस्तों, इसलिए इस पॉइंट को नोट रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारत की रेचल गुप्ता बनी है भारत की पहली जो दोस्तों इस तरह से मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का किताब जीत हासिल किया है, ठीक है। इस पॉइंट में नोट रख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, ये है रेचल गुप्ता जी, अभी हाल में जीत हासिल की, आपको पता होगा, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रेचल गुप्ता ना, ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 के संबंध में सही है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहिणी नैयर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। रोहिणी नैयर के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे ही जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रोहिणी नैयर पुरस्कार। इसके बारे में कुट वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है पुरस्कार संबंधित, थोड़ा सा दोस्तों कुट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें कुट वाले के संबंध में थोड़ा सा याद रखना, जिसमें 2024 के संबंध में आपको बताना है। इसमें रोहिणी नैयर पुरस्कार, तो देखिए अनिल प्रधान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या सही है कि नहीं आपको बताना रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अनिल प्रधान यंग टिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक है, सही है ये। इसके बाद देखिए ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले युवा नेता 40 वर्ष से कम होना चाहिए दोस्तों, उनका उम्र 40 वर्ष से कम होना चाहिए, उसे सम्मानित किया जाता है क्या, रोहिणी पुरस्कार से। तो देखिए इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखें अनिल प्रधान को दोस्तों इस साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखें। और साथ ही दोस्तों ये अनिल प्रधान जी यंग थिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक भी है, ठीक। अब देखिए इस पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले युवा नेता को जो 40 वर्ष से कम हो उसे सम्मानित किया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट रखें, किसे सम्मानित किया जाता है, जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका डालने वाले युवा नेता को इसमें सम्मानित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इस फाउंडेशन, ये यंग टिंकर फाउंडेशन के जो प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और साथ ही शिक्षा और साथ ही गणित, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों ग्रामीण विकास के संबंध में। यह प्रचार किया और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं अनिल प्रधान जी ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसलिए पॉइंट को नोट रखेंगे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा ये उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु में कार्य किया है। इनका गांव कौन सा है, उड़ीसा राज्य से रहने वाले हैं ये अनिल प्रधान जी, इसलिए इसका पॉइंट में याद रखना है। उड़ीसा, तेलंगाना और साथ ही तमिलनाडु में कार्य किया है ये, वहां पर इस फाउंडेशन यंग टिंकर फाउंडेशन को चला रहे हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा इस पॉइंट को भी नोट रखें। और साथ ही दोस्तों इसमें पुरस्कार विजेता का मिशन क्या है, इसमें अपने मिशन भी बताया है, तो याद रखें ग्रामीण समुदाय में दोस्तों ग्रामीण गरीबी और खेती के बारे में जो रूढ़िपन फैला हुआ है उसके बारे में बताना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है अनिल प्रधान जी ने। और साथ ही याद रखें दोस्तों इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, तो अनिल प्रधान जी को बिल्कुल याद रखें 10 लाख, कितना, 10 लाख। रोहिणी नैयर पुरस्कार में दोस्तों 10 लाख रुपए राशि इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। और देखिए ये है अनिल प्रधान जी, आप देखेंगे अनिल प्रधान जी, ये अनिल प्रधान जी है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये अनिल प्रधान जी हैं, थोड़ा सा इमेज में रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है। अभी हाल ही में शपथ ली है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 11 नवंबर 2024 को अभी हाल ही में हमारे भारत के 91 नंबर का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। कौन शपथ लिया है, तो आप इमेज में पहले देखें, ये है शपथ लेने वाले व्यक्ति, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखें दोस्तों कौन है, तो याद रखें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। कौन है,
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने शपथ ली है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने क्वेश्चन में कुछ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भी। तो याद रखें सबसे पहले शपथ ग्रहण कब, 11 नवंबर, ठीक 11 नवंबर 2024। आपको भी इसी तरह से याद रखना होगा। ये कितने नंबर का बना है, तो 91 नंबर का, ये भी आपको पता हो गया 91 नंबर का बना है। इससे पहले कौन था 50 नंबर का, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। कितने नंबर का रहा है, तो ये 50वें नंबर का रहा है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो न्यायमूर्ति का कार्यकाल कितने तक है, तो बिल्कुल याद रखना है, इसका कार्यकाल जो संजीव खन्ना जी का दोस्तों 13 मई 2024 तक, ध्यान देंगे यहाँ पे 13 मई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 मई 2025 तक कार्यकाल है इनका, ठीक है, कार्यकाल, ठीक। इस पॉइंट को भी नोट रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। अब साथ ही याद रखें दोस्तों, संविधान में इसके संबंध में उल्लेख किया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखें संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 124 2 पॉइंट के साथ, है ना, इसे याद रखना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है। अब याद रखना है, जो अभी हाल ही में जो इनके क्या बोलते हैं सेवानिवृत्त है ना, तो कौन है, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनके फुल फॉर्म याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और 10 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। किसका दोस्तों, तो इसका चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल खत्म हुआ है, इसे भी याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें जो अनुच्छेद है 124 हमने अभी डिस्कस किए, यहीं पे एक पॉइंट नोट रखना है आपको, यहाँ पे आपको याद रखना है अनुच्छेद 126, यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत करते हैं हम लोग, तो याद रखें दोस्तों कार्यवाहक, यहाँ पे कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक जो न्यायमूर्ति का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, 126 अनुच्छेद 126 के तहत दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति का, माफ कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। क्यों, तो दोस्तों जब ये हमारे मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी भी कारण से उनका तबीयत खराब हो या किसी भी कारण से अगर पद रिक्त हो जाता है या कार्य करने की स्थिति में नहीं होता, तो दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। इसलिए बिल्कुल याद रखें, न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या दोस्तों अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का कार्यपालन नहीं कर पाने के कारण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 126 इस अनुच्छेद को भी याद रखना है और उसको भी याद रखना है 124 को, दोनों अलग अलग आपको याद रखना है। इसी में एक क्वेश्चन अभी देखने को मिला है दोस्तों, जिसमें आपने देखा होगा कि सुंदरलाल शर्मा जो डीएलएड का एग्जाम हुआ, उसमें दोस्तों पूछा गया था कि भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन जाहिर सी बात है पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें से याद रखें दोस्तों कौन है, तो हरिलाल जे कान्या, ठीक है, हरिलाल, ठीक है, हरिलाल जे कान्या, ये क्या है, पहला, ये कई बार पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे भी नोट करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। उसके बाद दोस्तों सबसे लंबे समय तक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे लंबा समय तक दोस्तों किसका कार्यकाल रहा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, याद रखें यशवंत जी का नाम याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विष्णु चंद्रचूड़ ये 16वें नंबर का रहा है, ठीक है, ये 16वें नंबर का रहा है और भारत का सबसे लंबा समय तक इसका कार्यकाल रहा है। इसके बाद दोस्तों सबसे कम, देख रहे हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे कम भी देखना पड़ेगा। तो सबसे कम दोस्तों, तो याद रखें सबसे कम किसके रहा है, तो याद रखें 22वें नंबर का जो कमल नारायण, कौन है, कमल नारायण, न्यायाधीश कमल नारायण, ये 22वें नंबर का रहा है। कितने नंबर का, 22वें नंबर का। इसलिए याद रखें दोस्तों, ये केवल 7 दिन के लिए हमारा भारत का क्या है, मुख्य न्यायाधीश, और ये सबसे ज्यादा दोस्तों 7 वर्षों का, ठीक है, दोनों माफ कीजिएगा, ये 17 दिन के लिए ना, 17 दिन 7 वर्ष के लिए,
दोनों को याद रखना है। 7 वर्षों के लिए ये रहा 7 वर्ष से अधिक, और ये दोस्तों 17 दिन के लिए रहा है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये आप इमेज भी देख सकते हैं, ये हमारे खन्ना जी हैं। अब देखिए पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, विलुप्त तो हो रहे मटर पर शिल्प राज्य किस जिला सम्मिलित है, तो याद रखें दुर्ग जिला से, है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य अलंकरण सम्मान 2024 सही जोड़ी आपको मिलाना रहेगा, ठीक है। सही जोड़ी इसके संबंध में मिलाना है, और इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं सभी को आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।